अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा मुद्दे उठाता रहा हूँ। पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हैं उनको सामने लाता रहा हूँ। हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन हो, बिजली, पानी, सड़कें हों, हम लोग उठाते रहते हैं मुद्दे। काम कई चीज़ों पे होता है, कहीं पे नहीं होता। तो आज मैं बात करूंगा हेल्थ सिस्टम की। इससे कबल भी आपने देखा होगा कि पुंछ में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक खातून ने अपनी जान दे दी थी कुछ दिनों पहले। एक ही नहीं बल्कि बहुत से बच्चों ने, बड़ों ने, औरतों ने अपनी जानें गंवाई हुई हैं। तो आज सोनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैं बात करूं, वहां भी एक वाकया रोनुमा होता है कुछ दिन पहले। तो जानूंगा मैं, जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, मेरा नाम महमूद ख्वाजा है, मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इश्तियाक साहब जो हाड़ी मरोड़ के रहने वाले हैं, उनके साथ एक वाकया पेश आता है सोनकोट हॉस्पिटल के अंदर। उनकी ज़बानी हम जानेंगे कि वो उनका कैसे आना हुआ, मरीज को कैसे यहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ क्या क्या सहूलत उनको दी गई, और उनसे डिमांड, मैं बात करूँ करप्शन की, फिर उनसे डिमांड क्या की गई कि ये जो करप्ट लोग हैं ये अभी भी हमारे समाज में, उनके पास इंसानियत नहीं है। मरीजों से पैसे मांग रहे हो यार। जो हमारी इंतजामिया, सोनकोट इंतजामिया, जिला पुंछ की इंतजामिया से मैं यही कहूँगा कि आपको गौर खोज करना चाहिए इन चीज़ों पर। इश्तियाक साहब, आपका खैर मकदम है आज के प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी तारीख को आप आए और वक्त क्या था, क्या क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ी यहाँ? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। मैं 10 तारीख को पेशेंट को लाया हूँ मरहोट से। वहाँ पे हमने जब एम्बुलेंस की डिमांड की है तो वहाँ पे भी हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती है, या तो ड्राइवरों के नंबर स्विच ऑफ होते हैं, या तो अगर कहें तो वहाँ पे भी ठेके ही की बात होती है सबसे पहले। तो जब 108 पे हम यहाँ तक पहुँचते हैं, मैं 108 को कॉल किया हूँ तो वो सोनकोट से वो गाड़ी गई है। 20 मिनट में वो मेरे पास पहुँची है। तो हम पेशेंट को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोनकोट में लाते हैं। वहाँ पे मौका पे डॉक्टर इरशाद साहब हैं, वो एडमिट करते हैं। तो बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू होता है, दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं, 1000-1200 तक की दवाई जो है वो मंगवाई जाती है। फिर वहाँ पे जो है उसका ट्रीटमेंट होने के बाद भी तकरीबन उसको 1% भी फ़र्क ना होने की वजह से डॉक्टर साहब ये मशवरा देते हैं कि अगर इसको हम रेफ़र कर दिया जाए इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में तो कैसा रहेगा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछिए मत, आप इनको रेफ़र कीजिए। तो रेफ़र कर दिया जाता है। तो जब गाड़ी हम डिमांड करते हैं कि हमें गाड़ी प्रोवाइड की जाए तो हम लेकर के जाएं, क्योंकि रात के तकरीबन 10:30-11 बजे। बच्ची को जब आप हॉस्पिटल में लाए हो, आपने 108 पे कॉल की, आपके पास वहाँ पे एम्बुलेंस गई, आप उस एम्बुलेंस को लेके सोनकोट हॉस्पिटल के अंदर आते हो। तो प्रॉब्लम क्या थी बच्ची को? इतनी बड़ी क्या मुश्किल थी, क्या प्रॉब्लम थी कि उसको पुंछ जो है वो रेफर करने की जरूरत पड़ी? उसको सिर्फ हाई फीवर था, उसके बाद वॉमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे। तो बाकी उसको इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि हमारी डिस्पेंसरी में भी इतना इलाज हो जाना चाहिए, लेकिन 24 आवर्स क्या, हमें 12 आवर्स भी वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट नहीं अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से फिर यहाँ तक सब डिस्ट्रिक्ट में लाया जाता है जब हॉस्पिटल में। तो यहाँ उसको सिर्फ वॉमिटिंग और लूज मोशन और हाई फीवर था, जिसका 1000-1200 की दवाई हम लाते हैं। हम पैसे से पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा पेशेंट है, हम यही कहते हैं कि बच जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे वो एक मिली भगत सरकार जो चलाई जाती है कि बस मिल बांट के खाएंगे, लेकिन आना चाहिए, कोई पेशेंट आना ही चाहिए। तो फिर जब वो उसमें कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है तो हमें पुंछ रेफ़र किया जाता है। तो मैं गाड़ी की डिमांड करता हूँ, गाड़ी प्रोवाइड की जाए। तो जब गाड़ी वहाँ से तैयार है पुंछ जाने के लिए एक पेशेंट को लेके, जिनकी GIR जो है वो कट चुकी थी 825 रुपये, तो जब डॉक्टर इरशाद साहब ये कहते हैं ड्राइवर को कि इनको भी हमने पुंछ मुंतकिल किया है, आप इसको भी बिठा के ले जाइए पुंछ, तो मुझे बिठाया गया है। तो जब गाड़ी में हम बैठे हैं, पेशेंट को मैंने रखा है, तो ड्राइवर जो है वो डिमांड करता है NO और फार्मासिस्ट और वहाँ पे और कर्मचारी सबके सामने जब ये डिमांड होती है कि आप 1000 रुपया देंगे
और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ड्राइवर की आपसे ये डिमांड थी कि जीआर जो कटी हुई है उसके अलावा आपसे पैसे मांगे जा रहे थे। हाँ, जीआर कटी है। अब मुझे ये पता नहीं था कि जीआईआर कटी है। मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने देखा है कि अब देखो जीआईआर का पता है। जो आपका पेशेंट था स्पेशली उसके लिए एम्बुलेंस नहीं जा रही थी, उससे पहले जो पहला पेशेंट था उसको एम्बुलेंस ने लेके पुंछ हॉस्पिटल जाना था और आपको भी उसी गाड़ी में बिठाया उन्होंने और फिर आपसे डिमांड की कि आप 1000 रुपया दीजिए फिर हम आपको ले जाएंगे। जी, जब ये डिमांड की उन्होंने कि आप 1000 रुपया दें, उसके बाद हम जो है आपको अपनी गाड़ी में ले चलेंगे, तो मैंने इससे साफ इनकार किया मैं कि आपको बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। तो ड्राइवर साहब ये कहते हैं कि आप पैसे क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं है। बोले कि पास में एटीएम है, आप निकलवा लें। जब एटीएम की उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि अब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आप जैसा भी कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं दे सकते हैं तो आप बराए मेहरबानी हमारी गाड़ी से उतरिए। मैंने कोई बात नहीं कि मैं गाड़ी से उतर के मैंने बच्ची को जो है वो कैजुअलिटी में बेड पे लिटाया है। वहाँ पे सारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एनओ और कर्मचारी सारे मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि आप हेल्प कीजिए और बच्ची को मुंतकिल करवाइए, हमें गाड़ी प्रोवाइड कीजिए अगर ये नहीं है तो वो कोई कुछ नहीं बोलता है। उससे मुझे ये पता लगता है कि सारी मिली भगत सरकार है वहाँ पे चल रही है। अगर वो 1000 मांग रहा था तो हो सकता है कि उसमें कितने सारे मिले होंगे। तो जब किसी ने हेल्प नहीं की है हमारी तो फिर मैंने बीएमओ सबको कॉल की है। आपको जब आप एम्बुलेंस में बैठे, आपने पेशेंट अपना उसी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, आपसे 1000 रुपए की डिमांड की। जब आपने 1000 रुपया नहीं दिया तो आपके पेशेंट को एम्बुलेंस से उतार के वो एम्बुलेंस पुंछ चली जाती है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं उन सियासी लीडरों से भी ये कहूंगा, मैं उन सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उनसे भी कहूंगा, एनजीओ हैं, यूथ है, सीनियर सिटीजन है, व्यापार मंडल है, यहां बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं, तो क्या इसके लिए आवाज आप नहीं उठा सकते? आखिर कब तक गरीब लोगों को कुचला जाएगा? पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, एम्बुलेंस ऑलरेडी पुंछ जा रही है, एक पेशेंट ने जीआर कटाई हुई है तो उस पेशेंट को एम्बुलेंस से उतार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जो है वो जो ड्राइवर हजरात हैं, वो जो ड्राइवर साहिब हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके बाद फिर क्या होता है? रात को जब आपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कॉल की, वहां से आपको क्या रिस्पांस मिला? उससे पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कॉल करने से पहले आपने किसको फोन किया? सबसे पहले तो मैंने बीएमओ साहब को कॉल की है। 5-6 कॉल करने के बाद जब उन्होंने अटेंड नहीं की मेरी कॉल, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब राहुल यादव साहब को मैंने फोन किया है। एसडीएम साहब से भी बात हुई थी? जी, उसके बाद मेरी बात एसडीएम साहब से हुई थी। एसडीएम ने मुझे रिस्पांस दिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आऊँगा, वहीं हम हॉस्पिटल में बात करेंगे। तो मैंने फिर उससे पहले मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी। उन्होंने 12 बजे मैंने उनको कॉल किया है, रात के 12 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब को। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त हमारी कॉल अटेंड की और हमारी बात सुनी और उसके बाद एक्शन लिया। और अभी मैं और डिमांड करूँगा कि एक्शन इस पर फिलफोर काफ़ी लिया जाए, जिसके बीच ये तहकीकात पूरी मुकम्मल की जाए। तो उसके बाद एसडीएम हमारे पास 1:08 पे रात को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी अपनी नींद जो है वो गवा के और हमारे पास पहुँचते हैं और हमारी बात सुनते हैं। तो उन्होंने मामले की तहकीकात जब की तो मुजरम पाया गया जो ड्राइवर जिन्होंने डिमांड की थी हमारे पास। ड्राइवर पैसे, आपसे पैसे की डिमांड की, वहाँ और कौन कौन मौजूद था? वहाँ पे एक एनओ था, एक फार्मासिस्ट था, एक और 2 कर्मचारी थे, उनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जी डॉक्टर अरशाद वहीं थे। उन डॉक्टर के सामने, एनओ के सामने ही उसने आपसे पैसे मांगे या कहीं अलग लेके पैसे मांगे? नहीं, मुझे बिल्कुल सारे सामने थे और उस वक्त मुझे पैसे मांगे। जब मैं गाड़ी से उतरा भी हूँ तो उस वक्त भी किसी ने नहीं कहा कि क्यों उतरा है, हालांकि डॉक्टर अरशाद साहब ने बिठाया था मुझे इस गाड़ी में। अच्छा। तो ड्राइवर ने नहीं बैठने दिया। तो फिर डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को नहीं कहा कुछ? दोबारा उन्होंने कुछ नहीं कहा।
दोबारा क्यों उतारा? दोबारा मैंने कहा, बल्कि उनको कि मैंने कहा, सबको कहा जो वहाँ थे, मैंने कहा आप हेल्प कीजिए और इनसे पूछिए कि गाड़ी से क्यों उतार रहे हैं। इंसानियत बड़ी चीज है। मैं ये चाहता हूं कि जिला इंतजामिया जो ऐसे इंसानियत के दुश्मन लोग हैं उनको फिलफौर बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे तहकीकात करनी चाहिए कि आज से कबल कितने लोगों से आपने पैसे लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया जो इस पर कड़ा नोटिस लेगी। और हैरत और अफसोस, सद अफसोस ये है कि ऑलरेडी अगर गाड़ी पहुंच जा रही है तो आपका दूसरे पेशेंट को बैठाने का एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा। आप इनको ये भी बोल सकते हैं जी आप भी जीआर कटा लीजिए, लेकिन जीआर कितनी होती है ये आपको आइडिया है कोई कि कितनी जीआर कटते हैं? सर 825 रुपए जीआर बनती है। यानी 825 जीआर है और जीआर से अलावा वो 1000 रुपए मांग रहे थे। 1000 रुपए अलावा उसके अलावा मांग रहे थे। जब मैं नीचे उतरा हूँ तो मैंने पूछा है वहाँ पे दिनी सिंह थे उनसे कि जीआईआर इनकी बन गई, उन्होंने कहा जीआईआर बन गई। तो मैंने कहा मैं अपने पेशेंट का जो पैसा अलग से नहीं दूंगा, आप गाड़ी नहीं प्रोवाइड करें। नहीं, आपने ड्राइवर को ये नहीं पूछा कि जीआर कटी हुई है आप किसका पैसा मांग रहे हो, आप तनख्वाह नहीं? सर मैंने बिल्कुल उसको कहा, मैंने उसको कहा कि आप देखिए ये पेशेंट जा रहा है, जीआईआर आपकी कट गई है 825 रुपए, अलग से मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा कि देखो यार बच्ची है, पेशेंट है, इसको हमने मुंतकिल करना है। उन्होंने कहा आपको बच्ची की पड़ी है, हमें अपने पेट की पड़ी है, हमने भी तो अपना पेट पालना है। तो फिर मैं ये बात सुन के उसकी उतार लाया। जब पेट पालना है तो पेट पालने के लिए गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, तो जब आपकी ये सारी कन्वर्सेशन होती है, एसडीएम साहब वहां आते हैं, तो एसडीएम के क्या अल्फाज थे ड्राइवर के लिए कि इसके लिए इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन्होंने डीएमओ साहब को फोन करके ये चीजें बोली है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें हम? जब एसडीएम साहब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने तहकीकात की है। तहकीकात में जब वो मुजरिम पाया जाता है तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं पूरा एक्शन लूंगा और हमें पूरा यकीन दिलाया कि अभी आप बच्ची को मुंतकिल करें, हम इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। डीसी साहब ने मुझसे रिपोर्ट मांगी है, मैं इनकी रिपोर्ट बना के जो है वो डीसी साहब को भेजूंगा। एसडीएम का बहुत बहुत शुक्रिया, वो गए, हमारी बात सुनी, उन्होंने जो है हमें पूरा यकीन दिलाया हुआ है कि हम इसका जो एक्शन करेंगे। और उनकी डीसी साहब, एसडीएम साहब की जुबानी उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब ने मुझे कॉल करके ये कहा है कि फिलफौर इसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब उसके बाद मैं उन पे भरोसा करता हूं कि वो अगर अच्छे साबित इन्हीं चीज़ों से होंगे कि वो हमारे साथ इंसाफ। नाज़रीन, इसकी हम तहकीक करेंगे कि वो मैं जो इंतज़ामिया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुनकोट के उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे पूछूंगा इस बारे में कि क्या अगर डीसी साहब ने एसडीएम साहब को ये चीज़ बोली है कि ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया जाए, आया कि वो हुआ है या नहीं। अभी तक हमें तो कोई ऐसा पता नहीं चला कि सस्पेंड हुआ है या नहीं। सस्पेंड नहीं हुआ तो फिर आपके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। अगर 1000 रुपया फिर सारे मिल बांट के खाते होंगे नीचे से लेके ऊपर तक। तो जब आप पहुंच जाते हैं, यहाँ से आपको रेफर किया जाता है पहुंच, उस वक्त गाड़ी का क्या इंतजाम किया जाता है? उस वक्त मुझे ये कहा जाता है कि 108 पे आप कॉल कीजिए। मैं 108 पे कॉल करके गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। जब गाड़ी रजिस्ट्रेट हो जाती है तो मुझे ये कहा जाता है कि आपके पास ड्राइवर जो है 5 मिनट में पहुँचता है। मैं वहीं खड़ा हूँ, 5 मिनट में ड्राइवर मेरे पास पहुँच गया है। मैंने 108 की जो गाड़ी है उस पर हम उसको लेकर पहुंच गए हैं, उसका कोई चार्जेस हमने नहीं दिया और कोई जीआर नहीं कटाई है, उसकी कोई जीआर नहीं कटाई, उसका कोई चार्जेस नहीं दिया, वो वापस वहां से आ गया है। अच्छी बात है। तो जब आप उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ जब आपका पेशेंट एडमिट होता है वहाँ कैसे इंटरटेन किया जाता है, वहाँ कैसे इलाज किया जाता है, वहाँ क्या प्रॉब्लम निकलती है, फिर आपको डिस्चार्ज कब किया जाता है? 2 से 2:30 बजे मैं पुंछ हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ। वहाँ पे मैं इमरजेंसी में, सबसे पहले मुझे कहा गया था कि इमरजेंसी में, हाँ रात को 2-2:30 बजे मुझे कहा गया था कि इमरजेंसी में बच्ची को आपने ले जाना है। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, हाई फीवर को लेके मुझे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिर्फ फीवर को और लूज मोशन वॉमिटिंग को लेके तो क्या मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। हाँ, सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर आपका रात को कोई वहाँ टेस्ट वगैरह हुआ? कोई टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मुझसे दवाई मंगवाई गई, उसको ड्रिप लगा दी, ड्रिप लगा के उसको छोड़ दिया, बस कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, कोई टेस्ट कोई कुछ नहीं हुआ, उसको 1% भी फर्क नहीं हुआ वहाँ पे। जी। तो पुंछ जब पहुँचते हैं आप तो वो बताएं आगे। पुंछ जब मैं पहुँचता हूँ तो इमरजेंसी में बेड पे लिटा देता हूँ। डॉक्टर साहब का जाके दरवाज़ा खटखटाया है तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले तो कोई नज़र ही नहीं आया। मैंने खुद ही वहाँ पे पढ़ा डॉक्टर रूम्स, तो मैंने जब उसको जाके दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे एक मैम आती हैं, वो मुझे पूछती हैं क्या मामला है।
तो मैंने जब उनको मामला बताता हूँ तो बच्ची तकरीबन थोड़ी दूर है उनसे, वो दरवाजे में खड़ी होकर मुझे कहती हैं कि क्या मामला है। मैं उन्हें बच्ची की सारी बीमारी जो उनको बताई है तो वो दवाई लिख देती हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप एक बार बच्ची को चेक कर लीजिए, तो बोली कि आप मेरे पास लेके आ जाइए। मैंने कहा बच्ची बेड पे है, आप वहीं चलिए। बोले नहीं, आप मेरे पास लेके आ जाइए। मैं उठा के ले आया, वहाँ पे उन्होंने देखा, उसको देख के दवाई लिखी है, आप एडमिट कर दीजिए। यानी वहाँ भी डॉक्टर जो है वो बेड पे चेक करने के लिए नहीं गया, कुछ नहीं, पेशेंट को आपने उठाया डॉक्टर के कमरे में लेके गए। बिल्कुल, डॉक्टर के कमरे के दरवाजे में लेकर आया हूँ, हाथों पे रख के उसको मैंने चेक करवाया, और चेक करवाने के बाद जो है वो मुझे भेज दिया जाता है बच्चों के वार्ड में। तो मैंने वहाँ पे बेड पे मैं उसको एडमिट कर देता हूँ, उसको ड्रिप लगा दी जाती है, बस वो ड्रिप लगा के लिटा दिया जाता है। फिर दूसरे दिन जो है वहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, मैंने उनको चेकअप करवाया है, फिर उन्होंने जो है वो टेस्ट भी लिखे हैं, दवाई भी लिखी है, तो उसको थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको अभी चाहेंगे तो हम डिस्चार्ज कर देते हैं। मैंने कहा अगर आपकी समझ में आ रहा है कि ये ठीक है तो आप डिस्चार्ज कर दें, तो वहाँ से हमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो हम घर वापस आ जाते हैं। इश्तियाक साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इश्तियाक साहब ने जैसे बात की है, करप्शन का बोलबाला है वो फील्ड सुप्रीम कोर्ट में पहुंच में, तो जैसे इनको एसडीएम साहब ने यकीन दिलाया था, तो मेरी इस हवाले से अभी किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई। मैंने कोशिश की थी एसडीएम साहब को फ़ोन करने की, वो शायद कहीं बिजी होंगे, वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, नहीं तो मैं पूरी तफसील के साथ आपको ये जो वाक़या है इस पर क्या एक्शन हुआ है वो बताता। तो मुझे उम्मीद है मैं ज़रूर आपको इस पे अपडेट दूंगा। लेकिन मैं बारहा यही बात करता हूं, पीर पंचाल के लीडर जो है, पीर पंचाल के ठेकेदार जो है, उन पर सवालिया निशान है। आने वाले वक्त के लिए इलेक्शन जब होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। कोई भी स्टेटमेंट, किसी किस्म की भी स्टेटमेंट नहीं आती है इंतजामिया के खिलाफ उनकी। मैं जिला राजौरी की बात करूंगा, वहां 3 नहाते बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया जाता है, तो उस पर भी हमारे जो लीडर हजरात हैं, उन्होंने जिला जो हमारे पीर पंचाल के लीडर हजरात हैं, उन्होंने आज तक कोई भी आवाज नहीं उठाई। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगली बार इनको मुंतखब करने से पहले आपने इनको सबक सिखाना है। इसी के साथ अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत